Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to start Executive of the State, जिसमें कि आज हम द गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे. एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट में कौन कौन आते हैं तो मैं आपको बता दूं. गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल. जस्ट लाइक आप लोगों ने पढ़ा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल आते हैं, उसी तरीके से स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल आते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग गवर्नर पढ़ेंगे. एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव है दैट इज गिवन अंडर पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 167 डील्स विथ स्टेट एग्जीक्यूटिव. अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं वो आपको लेक्चर के दौरान बताते चलूँगी. तो आज हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे एंड जो भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं लाइक अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन, ओथ, इमोल्यूमेंट्स एंड पावर ऑफ गवर्नर्स, वो सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द गवर्नर, देखो जो हमारे गवर्नर होते हैं ना, ही इज़ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. ओके, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था कि ही इज़ नॉमिनल हेड एंड रियल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसी तरीके से स्टेट में भी जो रियल पावर है दैट लाइज विथ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो भी डिसीजन लेना होता है वो कौन लेता है, वो चीफ मिनिस्टर ही लेते हैं. एंड जो हमारे गवर्नर है ही एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर. ठीक है, चलिए अब हम लोग अपॉइंटमेंट की बात करते हैं. गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड ही होल्ड हिज ऑफिस एट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं. टेन्योर की बात की जाए तो 5 years का इनका टेन्योर होता है, बट ही कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर ऑल्सो. तो वो केसेस दे रखा है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशंस की बात आई है, तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें. क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ गवर्नर. सबसे पहला है शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकंड, शुड बी ओवर 35 years ऑफ एज. थर्ड, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. एंड फोर्थ में है शुड नॉट बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और ऑफ एनी स्टेट. फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, as well as he should not be member of legislative assembly and legislative council. Okay, but in case अगर वो member है किसी legislature के and he is appointed as governor, तब क्या होगा कि उनको अपना legislature वाला पोस्ट छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, he ceases to be the member immediately upon such appointment. चलो आगे देखते हम लोग. The normal term of governor office is 5 years. तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा. But it can be terminated earlier by dismissal by the president और resignation. ठीक है, इसके अलावा एक और केस है लाइक अगर सपोज किसी गवर्नर की डेथ हो जाए ड्यूरिंग हिज टेन्योर. ठीक है, तो इस केस में भी एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन अराइज करता है. देखो अगर कभी क्या होता है, डेथ हो जाए किसी गवर्नर का ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो जो चीफ जस्टिस होंगे ऑफ दैट हाई कोर्ट, उस स्टेट के हाई कोर्ट के, he will become governor. जिस तरीके से प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट पड़ जाती है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट. उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर डेथ हो जाए किसी गवर्नर का ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट विल बिकम द गवर्नर अंटिल न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अब एक टॉपिक है यहाँ पे, वाई एन अपॉइंटेड गवर्नर. जो गवर्नर है उसको अपॉइंट क्यों करते हैं, इलेक्ट क्यों नहीं करते हैं, तो इसका भी एक मेजर रीज़न है. देखते हैं क्या है. इफ़ द गवर्नर इज इलेक्टेड बाय डायरेक्ट वोट देन ही माइट कंसिडर हिमसेल्फ सुपीरियर टू चीफ मिनिस्टर लीडिंग टू फ्रिक्शन बिटवीन द टू. देखो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर सपोज गवर्नर हो गए, वो इलेक्ट होके आते हैं डायरेक्ट वोट से, तो हो सकता है ही कंसिडर हिमसेल्फ सुपीरियर टू चीफ मिनिस्टर. एंड जो चीफ मिनिस्टर है ये भी इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो ये भी अपने आप को सुपीरियर समझेंगे. तो इस केस में क्या हो सकता है, दोनों के व्यूज़ के बीच में क्लैश होगा.
कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक जगह सिर्फ एक ही पावर रह सकता है, एक जगह कभी भी दो पैरेलल पावर्स नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो गवर्नर है उनको अपॉइंट किया जाता है। अब इसमें भी क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का फ़ायदा है। आप खुद ही देख लो, जो हमारा गवर्नर है वो एक्ट करता है एज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज़ एबल टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर स्टेट, क्योंकि जो गवर्नर है वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते हैं जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उसको, कि स्टेट में क्या चल रहा है। अगर मान लो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो उस केस में गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर दीजिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो गवर्नर है दैट एक्ट एज एन एजेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेंटेन करता है अपना कंट्रोल ओवर द स्टेट। तो इस वजह से गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ना कि इलेक्ट। ठीक है, बेसिकली टू रिड्यूस क्या मतलब कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे दे रखा है पावर्स ऑफ गवर्नर, बट इसके पहले हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक ओथ। जो हमारे गवर्नर है वो किसको ओथ देते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को ओथ देते हैं। रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो रेजिग्नेशन भी वो प्रेसिडेंट को ही सबमिट करते हैं। तो कभी कभी ये छोटी छोटी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो उसको याद रखिएगा। इमोल्यूमेंट्स की बात करें, ठीक है, इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी ऑफ गवर्नर इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, एंड इट इज चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है, तो आई होप आपको पता होगा। तो कंसोलिडेटेड फंड से जो हमारे गवर्नर है उनकी सैलरी चार्ज होती है, पर मंथ की उनकी सैलरी जो है वो 3,50,000 बनती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलो अब हम लोग गवर्नर के पावर्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो गवर्नर की पावर्स क्या होती है, तो द गवर्नर हैज़ नो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर लाइक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स होता है, जो कि गवर्नर के पास नहीं होता है। चलो मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ, डिप्लोमेटिक पावर क्या था प्रेसिडेंट का। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है एंड एग्रीमेंट्स होते हैं दैट आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, वो डिप्लोमेटिक पावर हो गई प्रेसिडेंट की। अगर मैं मिलिट्री पावर की बात करूं, तो जो हमारे प्रेसिडेंट है ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, और वो इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट नहीं अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एज वेल एज एयर फोर्स। ठीक है, तो ये इनकी मिलिट्री पावर है, बट गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। गवर्नर के पास जो पावर्स है हम उसको डिस्कस करते हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो आइए, फर्स्ट वन, एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है दैट आर टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। ठीक है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट के साथ हम लोगों ने पढ़ा था वही सेम यहाँ पे भी है। तो देखिए यहाँ पर जैसे किसी भी हायर ऑफिशियल के अपॉइंट करना हो तो वो गवर्नर ही करते हैं। लाइक यहाँ पे दे रखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर इनको अपॉइंट करना है तो गवर्नर ही इनको अपॉइंट करेंगे। ओके, इसके अलावे स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इनको अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, बट दे आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, द मिनिस्टर एज वेल एज एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर, बट मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो भी है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वही रिमूव कर सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को। तो ये चीज़ एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, गवर्नर हैज़ नो पावर टू अपॉइंट जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, बट ही इज़ एंटाइटल्ड टू कंसल्ट द प्रेसिडेंट इन द मैटर। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो गवर्नर है ही कैन नॉट अपॉइंट जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, क्योंकि
इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जो भी स्टेट के हाई कोर्ट्स होते हैं उनके जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट कंसल्ट जरूर करते हैं गवर्नर को ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट कि हाँ किसको अपॉइंट करना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे एंड कंसल्ट करते हैं गवर्नर को, बट गवर्नर फिर किसको अपॉइंट करेंगे? अगर स्टेट हाई कोर्ट के जज को नहीं करते तो किसको करते हैं? तो जो भी हाई कोर्ट के नीचे का कोर्ट होता है लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उसके जज का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइक द प्रेसिडेंट, द गवर्नर हैज़ द पावर टू नॉमिनेट मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिज स्टेट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे मैं आपको बता दूँ, प्रेसिडेंट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा में वो मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा में 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे एंड राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे। ये 2 मेंबर्स जो होते थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे एंड जो ये 12 मेंबर्स हैं वो होते थे फ्रॉम स्पेशल फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। तो उसी तरीके से गवर्नर का भी ऐसा है, गवर्नर भी अपॉइंट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करते हैं एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये 1/6 ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जब डिटेल में बताऊंगी तो ये स्ट्रक्चर बताऊंगी, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक नॉमिनेट होके आता था, एंग्लो इंडियन का जो मेंबर है वो नॉमिनेट होता था, तो वो अब नहीं होता है, बिकॉज मैंने आपको शायद बहुत बार बता दिया है कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2019 में, उसके थ्रू जो भी एंग्लो इंडियन की सीट रिजर्व होती थी इन पार्लियामेंट एज वेल एज इन स्टेट लेजिस्लेचर, दैट आर नाउ डिसकंटिन्यूड। अब उसको रिमूव कर दिया गया है, तो ये चीज़ अब नहीं रहा, ठीक है। बट पहला ये पावर था, तो गवर्नर ऐसा करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जाननी है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है इस डाटा को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे दे रखा है लेजिस्लेटिव पावर, तो वो क्या है? गवर्नर इज़ अ पार्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, चलिए ठीक है, लेजिस्लेटिव में बताती हूँ। गवर्नर इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड ही हैज़ राइट of addressing and sending message, of summoning, proroguing and dissolving the state assembly. Okay, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो गवर्नर है he can summon और prorogue state legislature, ठीक है। वो summon कर सकते हैं एज वेल prorogue कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, प्लस ही कैन डिजॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिजॉल्व होता है जस्ट लाइक लोकसभा, क्योंकि ये टेम्प्रेरी है, तो उसको डिज़ोल्व करने का पावर किसके पास है? तो वो गवर्नर के पास है, ठीक है। इसी तरीके से जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, उसको एड्रेस करने का भी कौन एड्रेस करता है? गवर्नर करते हैं। जो प्रेसिडेंट करते हैं ना, सेम हम लोग को देखने को मिलेगा कि गवर्नर भी वही करते हैं, उनके पास वो सारी पावर्स है, ठीक है। फ्यू केस में एक्सेप्शन है, नहीं तो अदरवाइज मैक्सिमम सेम है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बता दूँ कि जो ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में बता रखा था। तो चलिए आप बताइएगा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको गवर्नर के बारे में बता देती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ऑफ गवर्नर वो आर्टिकल 213 में गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस विद इन स्टेट लेजिस्लेचर, जो गवर्नर करते हैं वो गिवन है आर्टिकल 213 में, ठीक है। तो वो लेजिस्लेटिव पावर के अंडर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावे एक चीज़ और है, जैसे कि आपको पता है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की सीट वैकेंट होती थी, तो प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकते थे कि आप प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड कीजिए आज। उसी तरीके से जो हमारे गवर्नर है वो भी किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि हाँ आप प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड कीजिए, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के
एब्सेंट हो तो, ठीक है। अगर काउंसिल में एब्सेंट होंगे तो जो चेयरमैन एब्सेंट होंगे तो जो डिप्टी चेयरमैन है या तो अदर मेंबर्स है उसको गवर्नर बोल सकते हैं कि आज की जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको आप प्रिसाइड कीजिए, ठीक है। अपॉइंट कर सकते हैं किसी को भी। चलिए ठीक है, अब हम लोग जुडिशियल पावर डिस्कस कर लेते हैं। तो जुडिशियल पावर में क्या दे रखा है, द गवर्नर हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन एक्सेट्रा ऑफ पनिशमेंट्स। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि गवर्नर के पास पावर है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट हम लोगों ने देखा था, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, मतलब कि सज़ा को कम करना, ठीक है, सज़ा को बदल देना, ये सारे पावर्स गवर्नर के पास हैं। बट एक मेजर डिफरेंस है जो कि गवर्नर के पास वो पावर नहीं है बट प्रेसिडेंट के पास है। वो कौन सा है, तो जो गवर्नर है ही जो डेथ सेंटेंस में पार्डन करने का पावर होता है वो गवर्नर के पास नहीं है। तो गवर्नर डज नॉट हैव पावर टू पार्डन इन डेथ सेंटेंस, ओके। ये याद रखिएगा, डेथ सेंटेंस के केस में गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते बट प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है, तो बस आपको यही याद रखना है जुडिशियल पावर में। इमरजेंसी पावर यहाँ पे देख लेते हैं। द गवर्नर हैज़ नो इमरजेंसी पावर टू काउंटर एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म्ड रिबेलियन, बट he has power to report the president if government of state cannot be carried on in accordance with constitution। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो इमरजेंसी पावर होती है वो कौन लागू करता है, तो वो प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर के पास पावर नहीं है। बट गवर्नर के पास इतना पावर ज़रूर है कि वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सके अगर वो देखे कि उनके स्टेट में इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं हो रहा है, तो वो बता सकता है प्रेसिडेंट को कि हाँ स्टेट इमरजेंसी को लागू करें, तो प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट इमरजेंसी है आर्टिकल 356 में गिवन है। वैसे मैं आपको जो इमरजेंसी बताऊंगी तो सारे इमरजेंसी के आर्टिकल्स करूंगी क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जो गवर्नर है उनके पास पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सके अगर किसी स्टेट में स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, तो ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे तो बस इतना दे रखा है। मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लूँ फिनेंशियल पावर भी, क्योंकि देखिए जैसा प्रेसिडेंट के पास पावर है ना फिनेंशियल पावर, सेम गवर्नर के पास भी है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं यहाँ पे। जो मनी बिल होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है डैट इज़ इंट्रोड्यूस ओनली विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, ठीक है। इसके अलावा जो कंटिजेंसी फंड है ऑफ अ स्टेट वो गवर्नर वहाँ से पैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो फिनेंस कमीशन होता है स्टेट का, जो एवरी 5 ईयर पे इलेक्ट होता है, तो वो गवर्नर के पास पावर है उनको अपॉइंट करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इतना ही कुछ दे रखा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट, मैं बता रही हूँ एक बार फिर से, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट कौन थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए तो मैंने कवर करवा दिया आपको गवर्नर। अगर कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।